this video and subscribe our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता. Lady, this is the paragraph we're talking about. I could not protest to him now. I could not protest to him now. He had made up his mind. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadows. ठीक है जी. पहले मैं आपको उसको ट्रांसलेशन करा दूं, इसके बाद फिर जो है ना हम उसकी ग्रामर की चीज़ों की तरफ देखते हैं. ठीक है जी. लेंडी, I could not protest him. मैं उससे एहतजाज नहीं कर सकता था. He had made up his mind, क्योंकि वो उसका अपना जहन बना चुका था, फैसला कर चुका था. When he made up his mind, और जब कोई फैसला कर लेता है, जब भी वो अपना फैसला कर लेता है, he made up his mind, जब वो फैसला कर लेता है, to do a thing, कोई काम करने का, to do a thing, जब फैसला करने का, he would do it if he had to crawl. तो वो उसको हर सूरत में करता था, चाहे उसको रेंगना ही क्यों ना पड़ता. Had to crawl. He did not care. वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता था. Did not care. If it was 97 in the shade, चाहे साए में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट क्यों ही ना हो. बेटा फ़ारेनहाइट और डिग्री में फ़र्क है. पाकिस्तान में डिग्री नहीं है, पाकिस्तान में फ़ारेनहाइट है. और 16 बिलो ज़ीरो, चाहे मनफी 16 ही क्यों ना हो. I wiped more sweat, मैंने ज़्यादा पसीना साफ किया from my face, अपने चेहरे से, as I followed him down the little path, जैसे ही मैंने उसके पीछे पीछे छोटे से रास्ते चलता गया, between the pasture and the meadows. pasture किसे कहते हैं? मरगजार को. मरगजार and meadows का मतलब है सब्ज़ार. एक ही बात है. तो मरगजार और सब्ज़ार के दरमियान बने हुए छोटे से रास्ते पे उसके पीछे पीछे चलता चला गया. ठीक है जी. ये तो होगी हमारी ट्रांसलेशन. अब थोड़ी सी ग्रामेटिकल पॉइंट देखना है, टेक्निकल चीजें. कुड नॉट, बेटा जी कौन सा है? कुड नॉट क्या चीज है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड वगैरह. उसके बाद हमेशा वो कौन सी फॉर्म आती है? इज फॉर्म आती है. तो आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम, मैं उससे बिल्कुल एहतजाज नहीं कर सकता था, अब नहीं कर सकता था. He had क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है. और had के बाद हमेशा वो भी कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है. He had वो अपना जना फैसला कर चुका था. When he made up his mind, बेटा ये देखें, when याद आया आपको, नजर आया आपको? when क्या चीज है? मार्कर है, कंजंक्शन है. कंजंक्शन किसका है? सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है. और सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसी क्लॉज होती है जो अपने में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होती है, वो इनकम्प्लीट मीनिंग देती है. हम कहते हैं when he had made up his mind, जब वो फैसला कर चुका टू डू, कुछ करने का. तो देखिए क्या लगा हुआ है? कॉमा नजर आ रहा है आपको? ठीक है. तो डिपेंडेंट क्लॉज जहाँ कहीं खत्म होती है वहां पे क्या लगता है? कॉमा लगता है. तो when मार्कर है सबऑर्डिनेट, उसका कंडीशन का. when he made up his mind, जब वो अपना फैसला, जब अपना जहन बना चुका होता है या फैसला कर चुका होता है, तो he would do it if he had to crawl it. तो वो हर सूरत में उसको पूरा करता है, चाहे वो उसको रिंग तरीक क्यों ना जाना पड़ता. He did not care. Did not be helping verb है. उसके बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ब बेस फॉर्म में होता है. He did not care if it was 97 in the shade, in the shade साए में, 97 97 फ़ारेनहाइट. दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट ही क्यों ना हो साए में. साए का मतलब ये है कि घर के अंदर या किसी साए पर. या मनफी 16 क्यों ना हो. 16.
I wiped more sweat, मैंने ज्यादा पसीने साफ किए from my face, अपने चेहरे से, as I followed him down, जैसे इसमें पे अच्छा। अब यहाँ पे ना I wiped more sweat from my face as I followed, अब as भी डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर है, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस में बाद में आ रहा है इसलिए हम as से पहले कॉमा आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। The little path between the pasture and, जहाँ कहीं आपको between नजर आए ना, between the pasture, उसके बाद आप and लगाते हैं, कोई और वर्ड नहीं लगाते। between two brothers and me, between the father and me, ठीक है ना। तो हम जो है वो and के between के बाद आप आमतौर पर and लगाते हैं, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट। Suddenly he stopped at the edge of the meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. He held it up between him and the sun. Look at this, Jess, he bragged. Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? It is the best looking hay I've ever seen any place. I said, I've not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living there. He bragged again. It took me 30 years to improve these old worn out acres and make them do this. ठीक है जी। बहुत सी बड़ा ग्रामर की चीजें आ रही हैं जो मैंने आपको बताई हुई थी, इसके अब एग्जांपल यहाँ पे आपको सामने आ रही है, लेकिन पहले हम ट्रांसलेशन चेक कर लेते हैं। Suddenly, अचानक, he stopped, वो रुक गया, at the edge of the meadow. meadow की क्या मतलब कहता था हमने? सब्ज़ार, तो सब्ज़ार के किनारे पर अचानक रुक गया। एट मैंने कल भी क्वेश्चन किया था, एट और इन में क्या फर्क है? एट एक इंतहाई स्पेसिफिक चीज को कहते हैं, ठीक है ना। एट माई टाउन, यानी मैं अपने टाउन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, किसी और टाउन की बात नहीं करता। लेकिन वी कैन हैव फन इन द टाउन, अब इन द टाउन का मतलब किसी भी टाउन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये छोटा टेक्निकल पॉइंट। तो स्टॉप एट द एज ऑफ द मेडो, वो बिल्कुल एक जो है ना वो मरगजार के किनारे पर खड़ा हुआ। टुक हिज पॉकेट नाइफ, टुक ये देखें ये क्या चीज है, वर्ब। तो उसने अपनी जेब से टुक हिज पॉकेट नाइफ, जेबी चाकू निकाला, जेबी चाकू निकाला फ्रॉम हिज पॉकेट, जेब से, एंड कट अ विस्प ऑफ, विस्प कहते हैं गुच्छे को, गुच्छा, विस्प ऑफ एल्फल्फा ना अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो ये लूसन की घास होती है, लूसन की घास, लूसन की घास। और अगर आप एल्फल्फा वैसे भी लिखना चाहें, एल्फल्फा की घास का गुच्छा काटा। और he held it up, और उसने उसको पकड़ लिया, held it up, उसको रखा, between him, between, अभी मैंने क्या बताया कि जब between के बाद कोई दो चीजें आ रही हो दरम्यान में हम and लगाते हैं, between him and the sun, तो अपने और सूरज के दरमियान, उसने अपने और सूरज के दरमियान उसको अपनी हथेली पर रख लिया, ठीक है ना। तो ये देखें between के बाद and आ रहा होता है, और sun जो है ना जितनी भी यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स हैं, the sun, the moon, the earth, उसके साथ हम आर्टिकल दा लगाते हैं, ठीक है जी। तो ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, और उसने उसको अपने और सूर्य के दरमियान हथेली पर रख लिया, ठीक है। ट्रांसलेशन क्लियर होगी। अब जरा हम ग्रामर की तरफ देखें। सडनली ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मेडो, ये देखिए क्या लग रहा है जी, कॉमा लग रहा है। तो सडनली अचानक वो रुक गया, तो अचानक रुक जाना अगेन टाइम फ्रेज की बात कर रहा है वो, ये एडवर्ब सेंटेंस है, सडनली एडवर्ब ऑफ सेंटेंस है। एडवर्ब से जब भी कोई सेंटेंस शुरू किया जाता है जहाँ खत्म होता है हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज ही बनती है, या आप इसको डिपेंडेंट क्लॉज ना भी कहें तो ये सेंटेंस एडवर्ब बनता है। तो सडनली ही स्टॉप एट द एज ऑफ द, अचानक वो अपने मैच पर रुक गया, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्या किया, हमें दिल को हमें ज़हन में बताएगा मजीद, ये बात कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। बात उसने कंप्लीट नहीं किया, लिहाजा उसने कॉमा लगाया, लेकिन इस कॉमा लगने का एक और भी यहाँ पे रीजन है। वो रीजन ये है, बल्कि नया पॉइंट आता है, जब भी एक सेंटेंस में दो से ज्यादा एक्शन मेंशन किए जाएं तब भी हम एक्शन को कॉमा से अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर सडनली से ज्यादा ना
कॉमा लगने की रीजन ये बन रही है कि उसने क्या किया है, उसने एक एक्शन किया कि स्टॉप एट द एज, वो एज पे रुका, टुक हिज पॉकेट नाइफ, उसने जेब से चाकू निकाला, फ्रॉम एंड कट, और फिर उसने देखें एंड से पहले भी कॉमा जब आ रहा होता है इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं और लगा लेना चाहिए। तो इसने 3 एक्शन किए और तीनों एक्शन का आप देखें कि जो वर्ब है ना वो सेम है। ये देखें बेटा जी, स्टॉप हो गया, टुक हो गया और ये क्या है, एंड कट हो गया। ये तीनों ही पास्ट टेंस के अंदर है और इनको 3 एक्शन किए हैं, तो तीनों एक्शन को उसने कॉमा से अलग कर दिया। ठीक है, तो अगर हम रिकॉल करें जी कि हमारे जो टाइप्स ऑफ हमारे 14 पॉइंट हमने पूरे करने हैं, तो हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ जी कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज से चीज शुरू होती है कॉमा लगता है। जब भी जो है ना वो कोई वर्ड है मतलब सेंटेंस के अंदर यस है, नो है या कोई नेम आ जाता है तब हम कॉमा लगाते हैं। ठीक है, कोई एम्फेसिस करना हो तो एम्फेसिस के लिए ही वाज सिटिंग इन द लिविंग रूम कॉमा रीडिंग, तो वो स्ट्रेस देने के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। चौथा अभी हमने ये पढ़ लिया, ये क्या पढ़ा हमने जी कि जैसे ही मोर देन 2 वर्ब्स आए, मोर देन 2 एक्शंस आए तो उनको अलग करने के लिए कॉमा लगता है। इस तरह से मोर देन 2 एडजेक्टिव्स आ जाएं तब भी कॉमा लगता है। इस तरह से मोर देन 2 नाउन आ जाएं तब भी कॉमा लगता है। ठीक है ना। तो ये इस हम चीजों को रिवाइज करते जाएंगे। तो ये इसलिए कॉमा लगे, ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, और हमने एक बिटवीन का बात कर ली। लुक एट दिस, कहता है देखो जाए, और देखो बेटा ये क्या लग रहा है कॉमा, ये क्या है, नाम वाला, जैसे पहले जैस देखो, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और ये सरप्राइज शो कर रहा है, देखो देखो देखो, अर्जेंसी को शो कर रहा है। ही ब्रेड, ब्रेड का मतलब होता है शेखी बिगाड़ते हुए कहना, शेखी बिगाड़ते हुए, शेखी बिगाड़ते हुए। ठीक है ना, जना वो आप कहते हैं जी कि अपने आप को शोखी मारते हुए, हम कहते हैं शोखी मार, उसको कहते हैं शेखी बिगाड़ते हुए। तो अपने आप को प्राउड फखरी अंदाज से, उसने फखरी अंदाज से कहा, इसका मतलब आसान उर्दू में फखरी अंदाज, उसने फखर करते हुए कहा, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा, डिड यू सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने जमीन के इससे बेहतर घास उगते हुए देखी है। डिड यू सी बेटर, डिड के बाद हमेशा डिड यू एवर सी बेस फॉर्म, बेटर अल्फाल्फा ग्रो बेस फॉर्म है ये वाला। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, ग्रो उगते हुए, अब देखेंगे ग्रो बेस फॉर्म आपको पता चलेगा कि ये ग्रोज, ये ग्रोइंग नहीं लगेगा यहाँ पे। आउट ऑफ दिस अर्थ, जमीन के ऊपर इससे बेहतर घास उगते हुए देखिए। इट इज द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, इट इज, अब ये कंट्रैक्शन है, इट इज, ये क्या था, इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, कहता है ये बेहतरीन घास है, आई हैव एवर सीन जो मैंने कभी जिंदगी में देखी, ये भी आई हैव क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे। और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का आगाज हुआ है, जहाँ खत्म होगा वहां पे क्या लगाएंगे हम, नहीं सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, पहले इट इज से, इसलिए यहाँ पर उसने जो ना कॉमा लगा दिया। बात जारी है उसकी, तो इट इज द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन माय प्लेस, आई सेड मैंने कहा, अब देखें यहाँ भी कॉमा लगाया उसने और यहाँ भी कॉमा लगाया। ये वो बेस्ट ट्रेडिशनल मेथड है जो हम मैट्रिक के अंदर पढ़ते आ रहे हैं और ये हमने याद किया हुआ है बड़ी आसानी से कि मेरा एक डायलॉग खत्म हुआ ना, मैंने इट्स द बेस्ट लुकिंग है आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, ठीक है, मेरी बात खत्म हुई है, मैंने कॉमा लगाया, आई सेड मैंने बता दी, किसने बात की, मजीद बात जारी रखी है, मैंने कॉमा लगा के ना फिर कहना शुरू कर दिया, आई हैव सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, और आई को मैंने कैपिटल करना ही करना है जो मर्जी हो जाए। तो कहता जी आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, बेटर लुकिंग अल्फाल्फा, इससे बेहतर घास लूसन की, इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम, ये आपने इसको एज इट इज लिखना है, लिटिल सैंडी रिवर, ये नाम है रिवर का, तो आपने लिटिल सैंडी रिवर ही लिखना है ऐसे करके, लिटिल सैंडी रिवर की तह में भी मैंने इतनी खूबसूरत या अच्छी घास नहीं देखी। When I bought this little farm, when, समझ लगी आपको, यहाँ पे क्या लगा है कॉमा, जब मैंने इस ये छोटा सा रज़ाई रकबा खरीदा, कॉमा एवरीबॉडी, हर कोई शख्स अराउंड मी जो मेरे जो था, सेट कहने लगा आई वुड एंड अप, अच्छा जी अब जो ना यहाँ पे आपके पास कॉमा क्यों नहीं लगा हुआ यहाँ पे, इसलिए कि ये वो बात कोट तो कर रहा है लेकिन कोई एग्जैक्ट
मुकालमे की शक्ल में नहीं है, बस वो उसको नरेट कर रहा है। said I would end up with my family, खत्म हो जाऊंगा अपने खानदान के साथ, in the country to perform इस वीरान, यहाँ पे बहुत गरीब नहीं है, यहाँ पे जो ना वो मामूली सा होगा, मामूली से कंट्री फॉर्म का मतलब जो ना वो दूर दराज इलाके को कहते हैं, वहाँ पे जो ज़ही रकबा होता है ना, दूर दराज ज़ही रकबा कहते हैं, मामूली से दूर दराज ज़ही रकबे में खत्म हो जाऊंगा। इफ आई ट्राई टू मेक, आप देखें ये इफ एक नई चीज आने वाली है, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है। अभी मैं आपको ना कंडीशनल सेंटेंस के बारे में भी डिटेल से बताता हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में हम कोई शर्त लगाते हैं, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम मेरी बात को सुनोगे तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, ये कंडीशन है। और कंडीशन के जो ना 3 तरह के बेसिक चीजें होती हैं, उसको सीखिएगा। इफ आई ट्राई टू, और हमने ये ना पहले भी मिस कर दिया, पहले लेसन में भी था। If you push the button, some in the world, someone you don't know will die, in return for which you would get $150,000. So if you push, someone in the world, someone will die. So if you push, will die. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? If I tried, I would end up. ठीक है ना? तो ये कंडीशनर्स की टाइप है। तो दो ये भी मैं ये नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाके मैं आपको समझाता हूँ। If I try to make a little living here, अगर मैंने यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए कारोबार शुरू किया या जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ पे इस को इस्तेमाल किया तो मैं जल्द तबाह हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। He bragged again, फिर उसने शेही बिगाड़ते हुए कहा, फखरी अंदाज से बोला, It took me 30 years, मुझे ये 30 साल लग गए to improve। देखें, took me 30 years to, take me to, take वर्ब है और यहाँ पे टू इम्प्रूव भी वर्ब है। इट टेक मी 30 years, मुझे 30 साल लगे। दीज ओल्ड वॉर्न एकर्स, ये बंजर सरजमीन को क्या करते हुए, टू मेक देम। अब देखें यहाँ पे फिर उसने अगेन टू मेक लगाया हुआ है बनाने में, देम डू दिस, और फिर डू जो है वो बेस फॉर्म में। ठीक है, ये क्या चक्कर है, ये भी वर्ब का पैटर्न है। तो मुझे ये जमीन इस तरह करने में 30 साल का अरसा लग गया। ठीक है, अब हम ना 2 चीजें जो आई है ना ग्रामर की, उसको जरा जल्दी से देखते हैं और अगले पेज के ऊपर उसको देखते हैं। When I bought the form, everybody around me said I would end up with my family at the country tour farm if I tried to make a living here. He bragged again. It took me 30 years to improve these old worn acres to make them do this. ट्रांसलेशन के लिए हम क्या कहेंगे, When I bought this फॉर्म, जब ये मैंने छोटा सा रकबा खरीदा, एवरीबॉडी, हर कोई जो यहाँ इस इलाके में मौजूद था, उसने मुझे कहा कि तुम अपने छोटे से खानदान के साथ इस मामूली ज़ही रकबे के ऊपर अगर तुमने कारोबार शुरू किया तो बहुत जल्द तबाह हो जाओगे। He bragged again, उसने फिर शुक्र गुजारते हुए कहा, मुझे इस जमीन को ठीक करने में 30 साल का अरसा लग गया। To improve these old ones acres, बंजर सरजमीन को, टू मेक देम डू दिस, इस तरह करने में, इस तरह करने मतलब अच्छा करने के। ठीक है, चले जी, इसमें ना बेटा जी कुछ चीजें जल्दी से हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। जी ना बच्चे भी हमारे पास कम है, लेकिन ये कि मैं समझा दूं आपको ताकि हम उसको रिवाइज भी कर सके। लेकिन इफ के बारे में मैंने बात बताई थी आपको। इफ क्या चीज है, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, इफ कंडीशनल सेंटेंस। इफ के बाद ना 3 तरह के सेंटेंस यूज होते हैं, 3 तरह के सेंटेंस। एक सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, दूसरा पास्ट सिंपल, और चौथा जो है पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल। अब आपको अगर आपको टेंसेस आते हैं तो फौरन आपके ज़हन में आ गया होगा प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो फिर आप यहीं घूमेंगे आप लोग। तो इफ के बाद, ठीक है जी, इफ अब एक कंजंक्शन है और इफ से शुरू होने वाली क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज बनती है। बिल्कुल इफ ऐसी है जैसे व्हेन है, जैसे वाइल है, वो भी डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर है, ये भी डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर है, तो इफ भी डिपेंडेंट क्लॉज का मार्कर है। तो इफ के बाद टेंस क्या है जी, प्रेजेंट सिंपल। मतलब मैं कहता हूँ इफ यू लिसन टू मी,
अगर आप मेरी बात को सुनेंगे, देखिए मैंने कॉमा लगा दिया। यू विल अंडरस्टैंड या यू वुड अंडरस्टैंड, यू विल गेट द पॉइंट, आपको बात समझ लग जाएगी, ठीक है। अब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट सिंपल। और अगर मैं लगा दूं इफ यू लिसनड, अगर आप लिसन लगा देंगे, ठीक है। अब लिसन यहाँ पे लगा दें, अब ये क्या हुआ? पास्ट सिंपल बन गया। तो यहाँ पर मैं विल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? वुड लग जाएगा, ठीक है जी। अभी तक ये हमारे दो टेंसेस आए हैं, दो ही कंडीशंस आए हैं, तो लिहाजा हम दो ही बात करेंगे। तो इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें जी। मैंने क्या बोला? इफ के बाद अगर मेरे पास प्रेजेंट सिंपल हो तो कॉमे के बाद यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? विल या वुड? यहाँ पे क्या लग जाएगा? विल लग जाएगा। और अगर मेरे पास इफ के बाद यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस हो तो कॉमे के बाद विल लगाऊंगा, वुड लगाऊंगा? वुड लगाऊंगा। बस इतनी बात याद रखनी है। विल के बाद वर्ब लाजमी आता है बेस फॉर्म, वुड के बाद भी वर्ब आता है, वो बेस फॉर्म में होता है। इसके मीनिंग में और उसके मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। इफ यू लिसन टू मी, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे, दोनों फ्यूचर में इफेक्ट होगा। इफ यू लिसन टू मी, बेटा ये अननेचुरल चीज हो गई, ये चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब कुछ यूं हो सकता है कि यार अगर तुम सुनने के काबिल होते तो अगर तुम सुन पाते तो ऐसा होता, ठीक है ना। तो ये इस तरह करके इसके मीनिंग हो गए, तुम ये मजीद सीखेंगे इसको। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि ये एक बात वो कर रहा है, इफ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसने क्या कहा रही कि इफ आई ट्राई टू मेक, ये उन्होंने उसको वार्निंग दी है। इन्होंने वार्निंग दी है वो जो लोग थे उस मोहल्ले में रहने वाले उस जगह के, अगर तुम ऐसा शुरू कर दोगे तो तुम तबाह हो जाओगे, ठीक है ना। ये उसको वार्न कर रहे हैं और उसको ये पास्ट में ये बात बता रहा है कि उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो ये एक्शन पास्ट में हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, इट टुक मी 30 years टू इम्प्रूव। अच्छा, अब हमने एक बात जो देखनी है यहाँ पे, टू मेक देम डू जो है ये बेस फॉर्म है। टू डू क्यों नहीं लिखा हुआ? मैं अक्रॉस टू मेक देम टू डू क्यों नहीं लिखा हुआ? ये वर्ब के पैटर्न याद करें जल्दी जल्दी से। हमने पहला पैटर्न मैंने आपको सिखाया था, पहला पैटर्न वो था कि अगर वर्ब आ जाए और अगला वर्ब जो है ना वो बेस फॉर्म में जाएगा, तो कितने वर्ब है जिनके बाद बेस फॉर्म लगता है? उसमें एक जो है ना मेक वर्ब भी है। जहां कहीं आपको मेक वर्ब नजर आए तो मेक के बाद कोई अगला वर्ब हो वो बेटा हमेशा बेस फॉर्म में होगा। यू नो आई, ही मेक्स मी डू दिस के साथ होगा। ही मेड मी, चाहे मेड हो चाहे मेक हो, यहाँ मैं वर्ब की बेस फॉर्म में लगाऊंगा, ठीक है ना। ही मेड मी राइट दिस लेटर, ही मेड मी राइट होगा, ही मेड मी टू राइट नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ पे इट टुक मी मुझे लगे, टेक के बाद हमेशा हम जो है ना टू इन्फिनिट लगाते हैं। इट टुक मी 30 years, मुझे 30 साल लगे टू इम्प्रूव, बेहतर करने के लिए। दीज ओल्ड वॉर्ड एकर्स, ये बंजर जमीन, टू मेक, फिर आ गया टू इम्प्रूव, टू मेक देम। लेकिन आगे जब मेक के बाद वर्ब आया तो वो बेस फॉर्म में चला गया, टू मेक देम डू दिस, ठीक है मेरी। ले जी नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट, आई लाइक दीज वर्ड्स जैस, वर्ड्स जैस, फिर वो जैसे पहले कॉमा है। इफ आई लाइक दिस वर्ड्स जैस, कहता मुझे ये जंगलात बहुत पसंद है। फिर देखें ये रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टर स्पीच है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कौन आदमी बात कर रहा है और उसने क्या बात की, इसके दरमियान हम क्या लगाते हैं जी? कॉमा लगाते हैं। तो आई लाइक दीज वर्ड्स जैस, जैस मुझे ये जंगलात बहुत पसंद है। माई फादर सेड, मेरे अब्बा ने कहा। रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू कम हियर to hunt for squirrels. Remember when we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickories shells down at us? The morning when just at the break of day in August was so good to breathe. I can't forget those days. And in October when the rabbits were ripe and the frost had come and the hickory's leaf had turned yellow, and when the October winds blew, they rustled the big leaves from the trees and they fell like yellow raindrops to the ground. Remember, he said, looking at me with his pale blue eyes, how our hounds, Rags and Scout, would make the rabbits circle. These were good days, Jess. That's why I remember this mountain. Is that what you wanted to show me? I asked. I like these words, Jess. Jess, मुझे ये जंगलात पसंद है। मेरे बाप ने कहा, रिमेंबर, याद करो,
when we used to come here hunt for squirrels, कि जब यहाँ पर हम आया करते थे गुलहरियों का शिकार करने के लिए। squirrels गुलहरी, गुलहरी का शिकार किया, गुलहरियों का शिकार करने के लिए आते थे। गुलहरियों का शिकार करने के लिए आते। रिमेंबर व्हेन वी सेट beneath, सैट जब बैठा करते थे beneath these hickories। अब ये हिकोरीज ट्री ना, आपने ये ऐसे लिखना, ये अखरोट के दरख्तों की तरह का एक दरख्त होता है हिकोरी, हिकोरी के दरख्त के नीचे। तो आपने इसको ना अखरोट का नहीं कहना लगता, क्योंकि अखरोट डिफरेंट होता है, हिकोरी डिफरेंट होता है। ये मैं आपको पिक्चर अभी दिखा देता हूँ, अभी नहीं दिखाऊंगा, ये जब ये लेसन खत्म करता हूँ ना तो उसके बाद मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। ये केंटकी का पहाड़ और ये सारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी है, उसकी पिक्चर दिखा दूंगा मैं, ये जैसी स्टीवर्ट की पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो हिकोरी के दरख्त, तो कहता बीनीथ दीस हिकोरीज, कहते हिकोरी के दरख्त पे बैठ जाते हैं। एंड द स्क्वैर्स, और जो गुलहरियां होती हैं, थ्रू ग्रीन हिकोरी शेल, तो वो सबज हिकोरी के खौल फेंकती हैं हमारे ऊपर। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे, एट द ब्रेक ऑफ डे, कहता सुबह की हवा जो सुबह के वक्त पो फटते ही चलती, द ब्रेक ऑफ द डे, दिन के आगाज में ही चलती थी। इन अगस्त अगस्त के महीने में, वो सो गुड टू ब्रीथ, वो सांस लेने में बहुत खुशगवार थी। आई कांट फॉरगेट दीज डेज, मैं वो दिन नहीं भुला सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स, जब ये रैबिट्स जवान हो जाते, वह राइप जवान हो जाते। अब यहाँ राइप का मतलब पक्के नहीं है कि रैबिट्स पक्के हो जाते। ये मीनिंग्स के लिहाज से भी दो चीजें बेटा, एक डायरेक्ट मीनिंग होता है, एक इनडायरेक्ट मीनिंग होता है। एक फैक्ट होते हैं और एक कंसेप्ट होता है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। तो ये फैक्ट नहीं है, ये वो लिटरल मीनिंग नहीं है, लिटरल मीनिंग नहीं है, लिटरल की पका हुआ नहीं है, बल्कि जवान के मानों में आता है। तो व्हेन द रैबिट्स वर राइप, और जब उसके खरगोश जवान हो जाते, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और बर्फबारी शुरू हो जाती, एंड द हिकोरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और हिकोरी के पत्ते पीले पड़ जाते। एंड व्हेन द अक्टूबर विंड, और जो अक्टूबर में हवा चलती, दे रसल्ड, वो सरसराहट पैदा करते, रसल्ड सरसराहट पैदा करते, सरसराहट पैदा करते। द बिग लीव्स, बड़े बड़े पत्तों में, फ्रॉम द ट्री, दरख्तों में से, एंड दे फेल लाइक, और गिर जाते, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, पीले बारिश के कतरों की तरह, टू द ग्राउंड, जमीन के ऊपर गिरते। रिमेंबर, याद है, ही सेड, उसने कहने लगा, लुकिंग एट मी, मैं तो देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आईज, अपनी पेल पीली, ब्लू नीली, नीली जर्द पड़ती हुई आंखें, नीली जर्द पड़ती हुई आंखों से मैंने देखा, बूढ़ा हो गया था। हाउ आवर हाउंड्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, हाउंड कौन है, शिकारी कुत्ते, जिनके नाम रैग्स और स्काउट है। ले वजह नहीं कि यहाँ पे फिर कॉमा आ रहा है, ये क्यों कॉमा आ रहा है, ये एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, फर्दर इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है। इसको नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। ये नया पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, नई इन्फॉर्मेशन शो शेयर करने के लिए हम जो है ना वो कॉमा लगाते हैं। हाउ आवर हाउंड्स, कैसे हमारे शिकारी कुत्ते, जिनके नाम, अब जिनके इनके तो नहीं लिखा हुआ, उसे कॉमा लगा दिया, रैग्स एंड स्काउट, इनका नाम रैग एंड स्काउट था। वुड मेक, वुड मेक, मेक, अभी थोड़ी देर पहले हमने मेक के ऊपर बात पढ़ी है कि मेक के बाद अगर कोई वर्ब आएगा वो किस में जाएगा, बेस फॉर्म में जाएगा। वुड मेक द रैबिट सर्कल, कि वो कैसे हमारे खरगोश, वुड मेक द रैबिट, हमारे खरगोश जब वो कैसे चक्कर लगवाते थे, ठीक है ना। इसका मतलब इसके फार्म हाउस के अंदर खरगोश भी थे और डॉग भी थे, और जब डॉग बड़े हो जाते तो वो जो सॉरी, जब खरगोश बड़े हो जाते तो वो जो डॉग थे वो उन खरगोशों के पीछे चलते और खरगोश कैसे लगाते, चक्कर लगाते थे। These were good days, ये दिन बहुत अच्छे थे जैस, दैट्स वाई, यही वजह, आई रिमेम्बर दिस माउंटेन, कि मुझे ये पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। तो हम जरा थोड़ा सा देख लें कि जो हमारा लेसन का क्या हम चल रहे हैं, क्या हमारी टेक्निकल, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि जेस भाईजान है कोई, ठीक है जी, ये राइटर भी हैं और उसके फादर हैं, वो ओल्ड मैन हैं। तो ये फादर साहब ने क्या किया, जेस को एक पहाड़ की, माउंटेन की चोटी है, माउंटेन है, वहां पे वो लेके जा रहे हैं, यहाँ से ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रास्ते में चलते चलते ना उसको ये बातें देख रहे हैं, दरख्त देख रहे हैं, कोई ट्री देख रहे हैं, और वो बातें करते जा रहे हैं कि ये पहाड़ की जो चोटी थी, यहाँ पर उसने ना कोई एक जई रकबा जो है ना वो बनाया हुआ था। तो ये भी चल रहे हैं दोनों जी ऊपर, ठीक है, और ये दोनों बाप बेटा चल रहे हैं और ये बातें करते जा रहे हैं। और क्या बातें कर रहे हैं, वो कहते हैं यार ये जो जंगलात है ना ये मुझे बड़े पसंद है। वो क्यों पसंद है, कि उसने ये सारी बातें बताई, ठीक है, तर्जुमा क्लियर हो गया। तो हम इसके जल्दी जल्दी से जरा इसकी
टेक्निकल चीज़ों को देखें कि ये क्या क्या कह रहा है वो। ये कॉमा समझ लगे जी, जैसे वाला कॉमा, माय फादर सेड, यहाँ पे उसने बजाय कॉमा लगाने के फुल स्टॉप लगा दिया। अच्छा, अब अगर ये लाइन आपके पेपर में आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये तो आई लाइक दिस वर्ड्स, यहाँ तो कॉमा लग गया ना, दो रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पे जो है ना कॉमा क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि बात तो वही है, आई लाइक दिस वर्ड्स, रिमेंबर व्हेन। अच्छा, अब ये एक बात है, ये एक बात है और ये दूसरी बात है। ये अगर बातें खत्म हो रही हैं, नई बात शुरू हो रही है, तो आप उसको कॉमा लगा, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। और जैसे ही फुल स्टॉप लगता है तो अगला फुल, दो इन्वर्ट कॉमास के बाद तो कैपिटल लगता ही लगता है। तो when we used to come up here to hunt squirrels, तो when we used to come up here to hunt for squirrels, यहाँ पे उसने कॉमा क्वेश्चन मार्क लगाया। रिमेंबर, याद है तुम्हें? अब देखे ना, ये रिमेंबर शुरू कर रहा है, कोई इन्वर्ट वो हेल्पिंग वो पहले नहीं आया हुआ, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस क्वेश्चन है नहीं, टोन क्वेश्चन वाली, याद है ना तुम्हें? याद है ना तुम्हें? इसलिए क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर व्हेन वी सैट बीनीथ दीस हिकोरीज बिलो, और फिर अगर देखो उसने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ रिमेंबर से सेंटेंस शुरू करके, हिकोरीज बैठा करते थे। द मॉर्निंग विंड, और सुबह की हवा, द ब्रेक ऑफ द डे अगस्त वाज सो गुड टू ब्रीथ। बेटा ये जो लफ्ज सो है ना, याद रखना है हमने, सो के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है? हमेशा याद रखना, सो गुड, सो नाइस, सो काइंड। तो सो गुड टू ब्रीथ, I can't forget these days, and in October when the rabbits were ripe and frost come and increased leaves turned yellow, and when October winds below the rustle and the big leaves from trees fell yellow, dropped to the ground. Remember, अब देखेंगे यार उसने क्या लगाया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया हुआ है, मतलब वो हैरानी का इजहार कर रहा है, जज्बात का इजहार कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है। रिमेंबर, याद है ना तुम्हें? ही सेड, फिर यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ही सेड लुकिंग एट मी, मेरी तरफ लुक के बाद हमेशा एट आती है, विद हिज पेल ब्लू जर्द पड़ती हुई आंखों से। हाउ अवर हाउंड, कैसे हमारे हाउंड। अच्छा, यहाँ पे कॉमिक नई बात है, इसको कहते हैं नाउन इन एपोजिशन। ये टेक्निकल टर्म है, नाउन इन एपोजिशन। याद होती है तो ठीक है, नहीं तो आपने सिर्फ ये करना है फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, फर्दर इंफॉर्मेशन वुड मेक द रैबिट सर्कल। अब ये देखें, मेक के बाद हम क्या लगाते हैं, सर्कल। दीज वर गुड डेज वगैरह वगैरह, ठीक है जी। ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं बस, फिर हम क्वेश्चन आंसर के बाद चले जाएंगे, ठीक है जी। कहते हैं, इज दैट व्हाट यू वांटेड, इज दैट व्हाट यू वांटेड टू शो मी। देखें, वांट के बाद हम जो है ना हमेशा टू फॉर्म लगाते हैं। कहते हैं ये वो चीज़ है जो मुझे अब दिखाना चाहते थे, तो वो असल में ना ये नहीं था चीज़ मुझे दिखाना चाह, वो उसका ये समझा कि यार यही मुझे माउंटेन दिखाना चाह रहा है, तो वो असल में ये नहीं था। अभी देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है, वो नो नो, कहता है ये नहीं मैं दिखाना चाह रहा। यूसुफ ने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब, जब वो चढ़ रहे थे, द सेकंड ब्लफ, सेकंड ब्लफ होता है दूसरी अमूदी चट्टान। सेकंड, अचानक जो 90 एंगल जो चट्टान जो है वो अमूदी हो जाती है, उसको सेकंड ब्लफ कहते हैं। ब्लफ खड़ी चट्टान को कहते हैं। और सेकंड दूसरी, जैसे ही वो दूसरी खड़ी चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू हुए, दैट लिफ्टेड एब्रप्टली, जब ऊपर जा रही थी, एब्रप्टली अचानक, फ्रॉम द फ्लैट, फ्लैट का मतलब होता है हमवार जमीन से, टूवर्ड द स्काई, आसमान की तरफ जा रही थी। मतलब ये था कि अभी ना वो यूं पहाड़ के ऊपर ना चढ़ रहे थे, ऐसे करके अचानक एक पहाड़ी आती है जिसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ना सेकंड ब्लफ होती है, ये इसको कहते हैं खड़ी चट्टान, ठीक है? तो मतलब ये पहाड़ के ऊपर चढ़े ना, अचानक कोई ऐसी पत्थर आता है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ 90 के एंगल होता है, इसके बाद चढ़ के फिर दोबारा जो ना, चूंकि ये पहाड़ की तरफ चढ़ रहे थे, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ना था, ये दोनों चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता जी यार ये जंगलात हैं जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पे आया करते थे। तो जस कहता है ये जंगलात में दिखाने के लिए आप लाए थे? वो कहता नहीं नहीं, ही इसने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइंब द सेकंड, जैसी दूसरी खड़ी चट्टान पे चढ़ना शुरू हुए, एंड जो कि आसमान की तरफ उठ रही थी, ऊपर जा रही थी, फ्रॉम द फ्लैट, नीचे हमवार सरजमीन से, द पाइन्स ऑन द टॉप, यहाँ पे जी पाइन्स के दरख्त, यहाँ पे ना, यहाँ पे कहीं पाइन्स के दरख्त लगे हुए, ठीक है, यहाँ भी पाइन के दरख्त लगे हुए पहाड़ की चोटी के ऊपर। द पाइन्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, कहता है सनूबर के जो दरख्त पहाड़ की चोटी पर लगे हुए थे, अबव अस, हमारे हमारे सरों के ऊपर, लुक दिखाई दे रहे थे, एज इफ गोया के द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज वर फाउंडलिंग। अब देखें यहाँ एज इफ लिखा हुआ है, एज इफ के बाद यहाँ पे देखें वर लगाया हुआ है, ये सब्जेंटिव वर्ब है। एज इफ गोया के
द फिंगर्स, यहाँ फिंगर में उंगलियां नहीं है, यहाँ पे शाखें हैं। द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बाउज, लंबी लंबी शाखों की ये टहनियाँ, वर फाउंडलिंग, अटकेनियाँ कर रही हो, टच कर रही हो। फाउंडलिंग मतलब टच करना, मस करना, छूना, खेलना, फाउंडलिंग। द सब्सटेंस, कोई चीज, ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफेद बादलों, किसी किसी चीज के अंदर अटकेनियां कर रही हों या खेल रही हों। अब इसका बड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, ये ऊपर सनूबर के दरख्त हैं, ठीक है, ये दरख्त है, यहाँ पे इसकी टहनियाँ है। अब ये जो टहनियाँ है यहाँ पे बादल भी बने हुए हैं, तो इनकी टहनियाँ बादलों के साथ जो है वो खेल रही है, ठीक है। कहता है यहाँ पे खड़े और यहाँ पे इसको सनूबर के दरख्त नजर आ रहे हैं, सनूबर के दरख्तों की जो टहनियाँ हैं वो इर्द गिर्द बादल बने हुए उनके साथ खेल रही है। मतलब बादल हिल रहे हैं तो टहनियाँ भी हिल रही हैं, तो वो लगता है कि जैसे आंख मचोली खेल रहे हो, ठीक है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन था। तो वो कहता है जी कि हमारे सरों के ऊपर जो सनूबर के दरख्त नजर आ रहे थे, हमें यूं लग रहा था कि उनकी शाखें, लंबी लंबी शाखों की टहनियाँ वो जो सफेद बादलों के साथ खेल रही हूँ। वॉट एवर माई फादर वॉन्टेड मी टू सी, वॉन्ट मी, वॉन्ट के बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव, वॉज ऑन टॉप ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ माई फॉर्म, मेरे रकबे के सबसे ऊंची जगह पर मौजूद था, वो चीज मुझे दिखाना चाहते थे। एंड विद एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 years, और पिछले 3 सालों को छोड़कर, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मेनी टाइम्स, मैं इस जगह पर कई जगह पर आया हूँ। अच्छा बेटा, कल मैं ना एक ऐसे ही वेबसाइट चेक कर रहा था क्वेश्चन आंसर की ना, कि यार मैं नेट पे देखूं कितने कितने क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं, ठीक है ना, वो कैसे कैसे मौजूद हैं, कि अगर मैं अपनी इन चीज़ों को नेट पे रखूंगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। आप बिलीव करेंगे मेरा बच्चा, इसकी ना ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर सारे गलत लिखे हुए थे उसके अंदर, ठीक है ना। जो ट्रांसलेशन की हुई थी और उसका वो जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे, यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइम्स जेस वर देयर ऑन द माउंटेन टॉप, तो उसमें लिखा था ही हैड नॉट बीन देयर इन द माउंटेन टॉप। और यहाँ पे आप देखो क्या लिख रहा है, उसने कहा आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट मेनी टाइम्स विद एक्सेप्शन ऑफ लास्ट 3 days, पिछले 3 सालों को छोड़कर मैं इस जगह पर कई दफा आ चुका हूँ, ठीक है, ये इसका आंसर बनता। तो आई हैड नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैंने यहाँ पे कोई गैर मामूली चीज नहीं देखी। अपॉन दिस हाई पॉइंट ऑफ रगड लैंड, हाई पॉइंट ऊंची जगह पे, रगड बंजर सरजमीन के ऊपर, आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, कहता मैंने बहुत से जंगली जानवरों की खूबसूरती देखी, सॉरी जंगली फूलों की। अ फ्यू रॉक, चंद चट्टाने, क्लिफ्स, सॉरी रॉक क्लिफ्स, क्लिफ कहते हैं चट्टानों को, रॉक पत्थर कहते हैं, चट्टानों के पत्थर देखे। एंड मेनी स्पीशीज, और बहुत सी किस्म देखी, ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, सख्त और नरम छाल वाले दरख्तों की बहुत सी इकसाम मैं देख चुका था। कहता जी मैं इस जगह पर कई दफा आ चुका था और मैंने 3 बुनियादी चीजें देखी। कौन कौन सी? जंगली फूल देखे, चट्टानी पत्थर देखे, और बहुत सी जो दरख्त थे वो चाहे नरम हो या चाहे सख्त हो, उनकी जो किस्में मैं देख चुका था। अब मैं हैरान था मेरा बाप मुझे क्या दिखाने जा रहा है, ये सस्पेंस था उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये भी कर लें, व्हाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप द पॉइंट, आपने उस जगह पर जाने के लिए सीधा रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया, मैंने उससे पूछा। आई आज, अब देखें ना, ये बात उसकी खत्म हो गई तो नई बात शुरू हुई है, तो इसलिए फुल स्टॉप लगना ही लगना है, ये बिल्कुल ठीक है। लुक एट दीज अदर पाथ्स, ये दूसरे रास्ते से देखो ना, व्हाट आर दे डूइंग हियर, कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। व्हाई डू यू टेक द पाथ, ये एक क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन किया जैसी ने है, लेकिन यहाँ पे उसने फुल स्टॉप इसलिए लगा दिया कि ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। लेकिन अगर ये पार्ट भी इसी का पार्ट होता तो फिर यहाँ पे हम जो है ना कॉमा लगाते, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके बाद कोई और चीज लगती नहीं है। तो व्हाई डू यू टेक द पाथ स्ट्रेट अप टू द पाथ, कहता है कि आपने उस जगह तक पहुंचने के लिए, इस जगह तक पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, तो आपने ये स्ट्रेट रास्ता क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने। लुक एट दीज अदर पाथ, इन दूसरे रास्ते में देखो, व्हाट आर दे डूइंग, ये रास्ते क्या कर रहे हैं। विद इन द डिस्टेंस ऑफ फ्यू यार्ड्स, चंद कदमों के फासले पर, सेवरल पाथ्स लेफ्ट द मेन पाथ, बहुत से छोटे छोटे रास्ते मेन बड़े रास्ते को छोड़े थे, एंड सर्कल राउंड द स्लोप ग्रेजुअली क्लाइंबिंग द माउंटेन, इसको यूं बेटा सामने, ये फॉर एग्जांपल पहाड़ है ना, ये इसके ऊपर चढ़ रहे हैं दोनों बाप बेटा ना, यहाँ पे चढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक सेकंड ब्लफ भी आई थी जो बिल्कुल ऊपर थी, इसके बाद उन्होंने ऊपर जाना था। तो कहते हैं बाबा ये रास्ता है जिसपे हम चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी रास्ते भी हैं, यूं करके भी ऐसे भी रास्ते हैं, ऐसे रास्ते भी चल रहे हैं, ऐसे भी चल रहा था रास्ता, ये भी रास्ते चल रहे थे। कहते हैं कि ये जो रास्ते चल रहे हैं ये साथ साथ क्यों चल रहे हैं, हम तो इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं ना, तो ये जो रास्ते बने हुए हैं ये क्यों बने हुए हैं, ठीक है ना। अगर आप पहाड़ी सफर पर कभी माउंटेन में जाए ना,
तो पहाड़ में से यहाँ पहाड़ होता है और आप यहाँ पे खड़े हो तो यूं चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कभी जिग जैग हमारी सड़कें चल रही होती हैं, वो जो जिग जैग चलती है ना तो वो इजी क्लाइंबिंग हो जाती है। तो कहते हैं ये रास्ते क्या कर रहे हैं, जब ये रास्ता मौजूद है तो ये क्या कर रहे हैं। तो इसको वो जवाब देगा बाद में, तो विद इन द डिस्टेंस, तो ये उसका आंसर उसने अभी नहीं दिया, वो बाद में देगा। तो क्या आंसर था वो हम देखते हैं बाद में। अभी बेटा जी हम ना इसको यहाँ पे खत्म करते हैं, यहाँ तक कोई पॉइंट देख लेते हैं कोई ऐसा मुश्किल। ये देखिए मेरा एक जो है ना वो आ रहा है, ये हाइफन है, ये हाइफन है, ये डैश है। तो हम पढ़ चुके हैं हाइफन और डैश के अंदर फर्क। बोला क्या पढ़ा है, हाइफन दो वर्ड्स के दरमियान आता है और जो डैश होती है ना ये ए अन इनकम्प्लीट बात को करता है, मतलब आई वांटेड टू से समथिंग बट आई स्टॉप, तो मैं जो है ना हाइफन का वर्ड यूज करता हूँ। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि बातें हमारी सारी क्लियर हो गई हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।